नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर बात करने वाले हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसे एक मील का पत्थर माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा केस है जिसने मौलिक अधिकारों की समझ को, खासकर अनुच्छेद 21 को पूरी तरह से बदल दिया। सही। और हमारे पास इस केस से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं, जो अदालती फैसले के अंश हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसे केस ने राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी यानी अनुच्छेद 21 इसकी व्याख्या को हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। सोचिए जरा, आप कहीं बाहर जाने वाले हों और अचानक सरकार आपका पासपोर्ट जब्त कर ले। और कारण बताई नहीं। हाँ, अजीब स्थिति है। बिल्कुल। जानी मानी पत्रकार मेनका गांधी के साथ 1977 में यही हुआ था, पर उन्होंने इसे माना नहीं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गईं। तो चलिए इसी कहानी को, इस पूरे मामले को आज खोलते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं कि मामला था क्या, बैकग्राउंड क्या था इसका। मेनका गांधी, जैसा हमने कहा, पत्रकार थी और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू भी थी। उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट था, पासपोर्ट एक्ट 1955 के तहत। हाँ, सब सामान्य था। हाँ। फिर 1977 में अचानक उन्हें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस नई दिल्ली से एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि भाई भारत सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब सार्वजनिक हित में, आपका पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया। और बस पासपोर्ट जमा करा दीजिए। हाँ, जमा करा दीजिए। लेकिन क्यों जब्त किया, इसका कोई खास कारण नहीं बताया गया। और यहीं से मतलब संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया। जब उन्होंने लिखित में पूछा कि भाई कारण तो बताइए, हाँ, तो सरकार ने कहा कि पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 10(3)(c हमें इजाजत देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कारण ना बताएं। और बस यही जवाब जो था वो पूरे विवाद की जड़ बन गया। मतलब क्या सरकार ऐसे ही बिना कारण बताए किसी की विदेश जाने की आजादी छीन सकती है? और विदेश जाना तो पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा माना जाता है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल था। और इसी सवाल के साथ फिर मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने सीधे आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर की, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। उनकी याचिका कई ग्राउंड्स पर थी। मतलब उन्होंने कई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कही। हाँ, कौन कौन से थे वो मुख्य अधिकार? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण था आर्टिकल 21, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। उनका तर्क था कि भाई विदेश जाने का अधिकार मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। हाँ, और बिना किसी ठीक ठाक प्रक्रिया के मेरा पासपोर्ट जब्त करना सीधे सीधे इसका उल्लंघन है। ठीक है, ये तो हुआ अनुच्छेद 21। और दूसरा उन्होंने आधार बनाया आर्टिकल 14 को, जो कानून के सामने बराबरी और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। उनका कहना था कि ये जो एक्शन है, बिना कारण बताए पासपोर्ट लेना, ये तो मनमाना है, आर्बिट्रेरी है। हाँ, मतलब किसी का भी ले लो बिना कारण बताए। हाँ, ये तो समानता के खिलाफ हुआ। बिल्कुल। और तीसरा उन्होंने आर्टिकल 19 का भी जिक्र किया, खास तौर पर आर्टिकल 19(1)(a यानी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, और 19(1)(g यानी कोई भी प्रोफेशन या व्यापार करने की आज़ादी। अच्छा, उसका क्या कनेक्शन था पासपोर्ट से? उनका तर्क था कि विदेश यात्रा अक्सर इन स्वतंत्रताओं को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होती है। जैसे कोई पत्रकार है, उसे बाहर जाना पड़ सकता है, या कोई बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हो। बिल्कुल, या विचारों के आदान प्रदान के लिए। तो पासपोर्ट जब्त करना एक तरह से इन स्वतंत्रताओं पर भी तो रोक लगाता है, भले ही सीधे सीधे ना सही। तो ये तो काफी बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए। इसने सरकार की शक्तियों और नागरिक के अधिकारों के बीच जो एक बैलेंस होता है, उस पर कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। हाँ, बहुत गहरे सवाल थे। तो चलिए अब उन मुख्य कानूनी सवालों पर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे। क्या थे वो सवाल? देखिए, कोर्ट के सामने मोटे तौर पर 3 बड़े सवाल थे, जिनके जवाब भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए मतलब निर्णायक साबित हुए। पहला तो यही जिसकी हमने बात की कि क्या विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है, और अगर हाँ, तो क्या पासपोर्ट जब्त करना इसका उल्लंघन है? हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था उस वक्त, क्योंकि स्थिति शायद उतनी साफ नहीं थी। बिल्कुल। दूसरा सवाल आर्टिकल 21 की भाषा से जुड़ा था कि ये जो फेज है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत अहम था। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि संसद ने कोई कानून बना दिया, प्रक्रिया तय कर दी, बस हो गया, चाहे वो प्रक्रिया कितनी भी अजीब क्यों न हो, अन्यायपूर्ण क्यों न लगे? मतलब
पास एक कानून होना चाहिए। हाँ, या फिर इस प्रक्रिया शब्द में ही ये बात छुपी है कि वो प्रक्रिया खुद में न्याय संगत हो, उचित हो, तर्क संगत हो, फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो। अच्छा, तो ये सिर्फ कानून के होने की बात नहीं थी, बल्कि कानून कैसा हो इसकी बात थी। एग्जैक्टली, ये कानून के चरित्र की बात थी। ये सवाल तो सीधे सीधे सरकार की शक्तियों की सीमा तय कर रहा था। सही बात है। और तीसरा सवाल था मौलिक अधिकारों के आपसी रिश्ते के बारे में। क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे संविधान में, जैसे आर्टिकल 14, 19, 21, ये सब अलग अलग डब्बे हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से? या फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, और जब किसी कानून को या सरकारी एक्शन को हम परखते हैं तो क्या हमें इन्हें एक साथ मिला के देखना चाहिए? मतलब क्या ये एक पैकेज डील है या अलग-अलग आइटम्स? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये अधिकारों को देखने के नजरिए का सवाल था, टुकड़ों में देखें या एक पूरी तस्वीर की तरह। तो ये वाकई बहुत गंभीर सवाल थे। और फिर 7 जजों की संविधान पीठ बैठी और उन्होंने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने, जैसा आपने कहा, भारतीय कानून की दिशा ही बदल दी। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ जी, सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव जो आया वो था आर्टिकल 21 की व्याख्या में। कोर्ट ने ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाली बात थी ना, इसका मतलब बहुत फैला दिया, बहुत व्यापक कर दिया। पहले क्या था? गोपालन केस का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, ए.के. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा संकीर्ण, लिटरल मतलब लिया था कि भाई अगर लेजिस्लेटर ने, यानी कानून बनाने वाली संस्था ने प्रक्रिया तय कर दी है तो कोर्ट उसमें ज्यादा दखल नहीं दे सकता। प्रक्रिया है तो ठीक है, चाहे वो प्रक्रिया कैसी भी लगे। हाँ, चाहे वो कितनी भी दमनकारी क्यों न लगे। फोकस बस इस पर था कि कानून है या नहीं, इस पर नहीं कि कानून सही है या नहीं। अच्छा। लेकिन मेनका गांधी केस में कोर्ट ने ये पूरा नजरिया ही पलट दिया। जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर और बाकी जजों ने साफ कहा कि आर्टिकल 21 में प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई मैकेनिकल फॉर्मेलिटी नहीं है। वो प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। उसमें मनमानापन, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रक्रिया इन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन मानी जाएगी, भले ही उसे किसी कानून के तहत बनाया गया हो। अरे वाह, मतलब इस एक कदम ने तो आर्टिकल 21 को जैसे एक नई जान दे दी, एक पैसिव सी चीज से एक एक्टिव, मजबूत अधिकार बना दिया। बिल्कुल। अब कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखेगा कि कानून का पालन हुआ या नहीं, बल्कि ये भी देखेगा कि वो कानून या प्रक्रिया खुद न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से ठीक है या नहीं। कि इसने एक तरह से अमेरिकन कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो एसेंस है, जो उसकी आत्मा है, उसे भारतीय कानून में ला दिया, भले ही शब्द वही इस्तेमाल ना किए हों। हाँ, काफी हद तक। भले हमारे संविधान बनाने वालों ने सोच समझकर ड्यू प्रोसेस की जगह प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा था, लेकिन इस फैसले ने व्याख्या के जरिए उसका जो सार है कि प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, न्यायपूर्ण भी होनी चाहिए, उसे अपना लिया। और इसी फैसले से जुड़ी एक और बहुत मशहूर बात है, गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिकोण। ये क्या था? हाँ, ये इस फैसले का दूसरा बड़ा योगदान था। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 कानून के सामने बराबरी, आर्टिकल 19 अलग अलग तरह की आज़ादियां और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये तीनों अलग थलग नहीं है। अच्छा। ये तीनों अधिकार एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और ये मिलकर एक स्वर्णिम त्रिकोण बनाते हैं। इनका मकसद क्या है? मिलकर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई कानून बनता है तो? इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि अब सरकार का कोई भी एक्शन जो किसी की पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 पर असर डालता है, उसे सिर्फ आर्टिकल 21 की फेयर, जस्ट, रीजनेबल प्रक्रिया के कसौटी पर ही नहीं खरा उतरना होगा, बल्कि उसे आर्टिकल 14 की कसौटी पर भी परखा जाएगा। यानी वो मनमाना या भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए। और उसे आर्टिकल 19 की कसौटी पर भी परखा जाएगा, यानी वो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, एक उचित रोक होना चाहिए। मतलब अब इन तीनों को एक साथ देखना होगा, अलग अलग नहीं। एग्जैक्टली। अब आप इन्हें अलग अलग खानों में बंद करके नहीं देख सकते। हो सकता है कोई कानून आर्टिकल 21 की प्रक्रिया के हिसाब से ठीक लगे,
लेकिन अगर वो आर्टिकल 14 के हिसाब से मनमाना है या आर्टिकल 19 के हिसाब से गैर वाजिब रोक लगाता है तो भी वो असंवैधानिक हो सकता है। तो एक तरह का इंटरलॉकिंग सिस्टम बन गया अधिकारों का, जिससे नागरिक की आजादी को और ज्यादा मजबूती मिली। हाँ बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया था। इसने मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन को कई गुना बढ़ा दिया और जो गोपालन केस वाला टुकड़ों में देखने का नजरिया था उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। इस फैसले का एक और पहलू था प्राकृतिक न्याय, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर जोर। हाँ, खासकर सुनवाई का अधिकार। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। कोर्ट ने माना कि ये जो फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, उसका एक जरूरी हिस्सा है प्राकृतिक न्याय। और प्राकृतिक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिससे उसके अधिकारों पर बुरा असर पड़ेगा, तो उसे अपनी बात कहने का मौका तो मिलना ही चाहिए। और मेनका गांधी के केस में तो उन्हें कारण तक नहीं बताया था, सुनने का मौका तो दूर की बात हो गई। बिल्कुल, यही बात कोर्ट ने पकड़ी कि बिना कारण बताए, बिना सुनवाई का अवसर दिए पासपोर्ट जब्त कर लेना, ये तो सीधे सीधे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये प्रक्रिया को ही मनमाना और अनुचित बना देता है। तो कोर्ट ने उस सेक्शन का क्या किया जो सरकार को कारण ना बताने की छूट दे रहा था? कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 10(3)(c, जो सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में कारण बताने से छूट देता है, अगर उसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि व्यक्ति को सुनवाई का कोई मौका ही ना मिले, तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चलो एक्शन लेने से पहले नहीं तो कम से कम एक्शन लेने के बाद तो कारण बताओ और व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दो, जिसे पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कहते हैं। अच्छा, तो सुनवाई का मौका जरूरी है, पहले नहीं तो बाद में? हाँ, किसी न किसी स्टेज पर जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस सबका निचोड़ क्या निकला? इस फैसले के दूरगामी असर क्या हुए? क्या बदला इसने भारतीय कानून और नागरिकों के अधिकारों के लिहाज से? देखिए, इसके कई बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले असर हुए। पहला, जैसा हमने इतनी बात की, इसने आर्टिकल 21 को एक नई जान, नई शक्ति और बहुत बड़ा दायरा दिया। हाँ, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली बात। हाँ, अब जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं रहा, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वो सब पहलू आ गए जो जीवन को सार्थक बनाते हैं, जैसे विदेश यात्रा का अधिकार, जिसे कोर्ट ने साफ तौर पर पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा माना। और इस अधिकार को छीनने की प्रक्रिया का फेयर, जस्ट, रीजनेबल होना जरूरी हो गया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बदलाव था। दूसरा बड़ा असर हुआ गोल्डन ट्रायंगल वाली अवधारणा का स्थापित होना। हाँ, आर्टिकल 14, 19, 21 का गठजोड़। हाँ, इसने मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक यूनिफाइड, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिया। अब किसी कानून को सिर्फ एक आर्टिकल के चश्मे से नहीं, बल्कि इन तीनों की मिलीजुली कसौटी पर परखा जाने लगा। और तीसरा, इसने प्रभावी ढंग से एक गोपालन केस में, जो एक संकीर्ण, एक शाब्दिक व्याख्या का दौर था, उसे खत्म कर दिया। मेनका गांधी केस ने संविधान की व्याख्या में एक उदार, एक उद्देश्यपूर्ण नजरिया, लिबरल एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अपनाया। इससे फंडामेंटल राइट्स का दायरा बहुत बढ़ गया। सही। और चौथा असर, इसने कार्यपालिका यानी सरकार की जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, उन पर एक मजबूत न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया। अब सरकार सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट जैसा गोलमोल हवाला देकर मनमाने ढंग से नागरिक अधिकार नहीं छीन सकती थी। हर एक्शन को तर्कसंगतता, निष्पक्षता और औचित्य की कसौटी पर खरा उतरना था। इसने कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा दिया। तो संक्षेप में कहें तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस ने नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी शक्ति के बीच का जो तराजू था, उसे नागरिक के पक्ष में मजबूती से झुका दिया। इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति से ऊपर उठाकर न्याय और निष्पक्षता का एक जीता जागता सिद्धांत बना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। इस फैसले ने हमारे लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की जड़ों को और गहरा और मजबूत किया। इसने अदालतों को ये ताकत दी कि वो कानूनों की सिर्फ प्रोसीजरल वैलिडिटी ही नहीं, बल्कि उनकी सब्सटेंटिव फेयरनेस यानी उनकी तात्विक निष्पक्षता की भी जांच कर सकें। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये एकदम साफ है कि मेनका गांधी केस सिर्फ एक पासपोर्ट जब्त होने का मामला नहीं था।
ये भारतीय संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो गारंटी है, उसका एक ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन था। इसने आर्टिकल 21 को संविधान की रीढ़ की हड्डी जैसा बना दिया और ये पक्का किया कि सरकार का कोई भी कदम जो जीवन या स्वतंत्रता पर असर डाले, वो मनमाना नहीं हो सकता। उसे न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना ही होगा। हाँ, और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जो हमें आज के संदर्भ में भी सोचने पे मजबूर करती है। कोर्ट ने इतना जोर दिया कि प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। अब ये सिद्धांत सिर्फ पासपोर्ट जब्ती तक तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के समय में जब सरकार की प्रशासनिक शक्तियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो डेटा सर्वेलेंस की बात हो या किसी सरकारी योजना के लाभ से किसी को वंचित करने की बात हो या फिर किसी विरोध प्रदर्शन को रेगुलेट करने की बात हो, तो ये जो न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का सिद्धांत है, ये कैसे लागू होता है? क्या सरकार का हर वो एक्शन जो नागरिक के अधिकारों पर असर डालता है, चाहे सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से, वो इस ऊंची कसौटी पर खरा उतरता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और आज की चुनौतियों के संदर्भ में इस सिद्धांत को बनाए रखने और लागू करने में क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं? ये सवाल मेनका गांधी केस की जो विरासत है, जो लेगेसी है, उसे आज भी जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जो लगातार हमें सोचने और व्यवस्था पर नजर रखने के लिए प्रेरित करता है। ये देखना कि मेनका गांधी केस में जो ऊंचे मानक तय किए गए वो सिर्फ किताबों में न रह जाएं, बल्कि जमीन पर भी उतरें, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। खैर, इसी विचार के साथ मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले पर हमारी आज की ये गहन पड़ताल यही खत्म होती है। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी और जानकारी भरी रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।